डियर स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि भ्रष्टाचार आज हमारे प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। कैसे प्रशासन से भ्रष्टाचार को समाप्त किया जाए, इसको दूर करने के क्या क्या उपाय हैं और हमारे यहाँ इसकी क्या व्यवस्था की गई है, ये मैं आज आपको बताने वाली हूँ। हमारे प्रशासन में लोकपाल और लोकायुक्त की नियुक्ति क्यों की गई है और कैसे वे भ्रष्टाचार निवारण में सक्षम होते हैं, इन बातों को आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ, बताने वाली हूँ। तो हम सबसे पहले लोकपाल और लोकायुक्त से शुरू करते हैं। यह 2013 का समय था जब लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम से केंद्र के लिए लोकपाल और राज्यों के लिए लोकायुक्त संस्था की व्यवस्था की थी। ये संस्थाएं बिना किसी संवैधानिक दर्जे वाले वैधानिक निकाय हैं। ये ओम्बुड्समैन की तरह कार्य करती हैं और कुछ निश्चित श्रेणी के सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करते हैं। प्रश्न यह उठता है कि हमें ऐसी संस्थाओं की आवश्यकता क्यों है? क्यों हमें लोकपाल और लोकायुक्त जैसी संस्थाओं की स्थापना की ज़रूरत पड़ी? क्योंकि हम जानते हैं कि अगर प्रशासन में खराबी आ जाए, अगर प्रशासन में दीमक लग जाए, तो धीरे धीरे किसी राष्ट्र की नींव खोखली हो सकती है और यह प्रशासन को अपने कार्य को पूर्ण करने में बाधित करती है। भ्रष्टाचार इस समस्या की जड़ है और अधिकतर भ्रष्टाचार निरोधी जो संस्थाएं होती हैं वो भी पूर्णतः स्वतंत्र नहीं होती। यहाँ तक कि सीबीआई भी पिंजरे का तोता और अपने मालिक की आवाज़ कही जाती हैं। इसलिए आवश्यकता यह थी कि हम ऐसे अधिनियम के द्वारा कुछ ऐसी संस्थाओं को लाएं जिससे कि भ्रष्टाचार की समस्या हमारे देश से निकल सके। अब हम लोकपाल की बात करते हैं। लोकपाल यानी ओम्बुड्समैन संस्था की आधिकारिक शुरुआत 1809 में स्वीडन में हुई थी। 20वीं शताब्दी में एक संस्था के रूप में ओम्बुड्समैन का विकास हुआ और यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तेजी से आगे बढ़ने लगी। 1962 में न्यूजीलैंड और नॉर्वे ने यह प्रणाली अपनाई और ओम्बुड्समैन के विचार का प्रसार करने में यह बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट सिद्ध हुआ। 1967 में एक वर्ष 1961 के वार्ट रिपोर्ट की सिफारिश पर ग्रेट ब्रिटेन ने ओम्बुड्समैन संस्था को अपनाया और लोकतांत्रिक विश्व में इसे अपनाने वाला पहला बड़ा देश बन गया। गुयाना प्रथम विकासशील देश था जिसने 1966 में ओम्बुड्समैन का विचार अपनाया। इसके बाद मॉरिशस, सिंगापुर, मलेशिया के साथ भारत ने भी इसे अपनाया। भारत में संवैधानिक ओम्बुड्समैन का विचार सर्वप्रथम वर्ष 1960 के दशक के शुरुआत में कानून मंत्री अशोक कुमार सेन ने संसद में प्रस्तुत किया था और लोकपाल और लोकायुक्त शब्द को प्रख्यात विधिवेत्ता एल.एम. सिंघवी ने पेश किया था। वर्ष 1966 में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने सरकारी अधिकारियों, जिसमें कि संसद सदस्य भी शामिल थे, इनके विरुद्ध की शिकायतों को देखने के लिए केंद्रीय और राज्य स्तर पर 2 स्वतंत्र पदाधिकारियों की स्थापना की सिफारिश की थी। वर्ष 1968 में लोकपाल विधेयक लोकसभा में पारित हुआ, लेकिन लोकसभा के विघटन के साथ ही यह पारित नहीं हो सका और इसके बाद कई बार लोकसभा में यह विधेयक विफल रहा। सन 2011 तक विधेयक पारित करने के लिए 8 बार प्रयास किए गए, लेकिन किसी में भी सफलता या सक्सेस नहीं मिला। वर्ष 2002 में एम.एन. वेंकटचलैया के अध्यक्षता में संविधान की कार्यप्रणाली की समीक्षा के लिए गठित आयोग ने लोकपाल और लोकायुक्त की नियुक्ति की सिफारिश करते हुए प्रधानमंत्री को इसके दायरे से बाहर रखने की बात कही। यानी कि इस विधेयक में यह कहा गया कि प्रधानमंत्री को इस विधेयक के अंदर नहीं लाना चाहिए। 2005 में
वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने सिफारिश की कि लोकपाल का पद जल्दी से जल्दी स्थापित किया जाए। सन 2011 में सरकार ने प्रणब मुखर्जी की अध्यक्षता में मंत्रियों का एक समूह भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने हेतु और लोकपाल विधेयक का प्रस्ताव फिर से संसद में पेश किया गया। इसी बीच बहुत सारे लोकपाल और लोकायुक्त संशोधन विधेयक बने और वे विफल भी हुए। सन 2016 के लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक की बात मैं कर रही हूँ और ये मैं आपको बता रही हूँ। लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक 2013 को संशोधित करने के लिए यह विधेयक संसद ने 2016 जुलाई में पारित किया। इस विधेयक के द्वारा यह निर्धारित किया गया कि विपक्ष के मान्यता प्राप्त नेता के अभाव में लोकसभा में सबसे बड़े एकल विरोधी नेता चयन समिति के सदस्य होंगे। इसके द्वारा 2013 के अधिनियम की धारा 44 में भी संशोधन किया गया, जिसमें कि यह प्रावधान था कि सरकारी सेवा में आने के 30 दिनों के भीतर लोक सेवक को अपनी संपत्तियों और दायित्वों का विवरण प्रस्तुत करना होगा। संशोधन विधेयक के द्वारा 30 दिन की समय सीमा समाप्त कर दी गई। अब लोक सेवक अपनी संपत्तियों और दायित्वों की घोषणा सरकार द्वारा निर्धारित रूप में और तरीके से करेंगे। यह ट्रस्टियों और बोर्ड के सदस्यों को भी अपनी तथा पति पत्नी की परिसंपत्तियों की घोषणा करने के लिए दिए गए समय में भी बढ़ोतरी करता है, उन मामलों में जहां वे 1 करोड़ रुपए से अधिक सरकारी या 10 लाख रुपए से अधिक विदेशी धन प्राप्त करते हों। अब हम लोकपाल की संरचना के विषय में देखेंगे। लोकपाल एक बहुसदस्यीय निकाय है जिसका गठन एक चेयरपर्सन और अधिकतम 8 सदस्यों से हुआ है। लोकपाल संस्था के चेयरपर्सन या तो भारत का पूर्व मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय का पूर्व न्यायाधीश या असंदिग्ध सत्यनिष्ठा और प्रकांड योग्यता प्राप्त व्यक्ति होना चाहिए। यानी कि लोकपाल संस्था का जो भी प्रधान हो वह प्रकांड विद्वान हो या सर्वोच्च न्यायालय का पूर्व न्यायाधीश हो और उसके पास होनी चाहिए भ्रष्टाचार निरोधी नीति, सार्वजनिक प्रशासन, सतर्कता, वित्त, बीमा और बैंकिंग, कानून और प्रबंधन में एटलीस्ट 25 इयर्स का विशिष्ट ज्ञान और अनुभव। 8 अधिकतम सदस्यों में से आधे न्यायिक सदस्य और न्यूनतम 50% सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और महिला श्रेणी से होने चाहिए। लोकपाल संस्था का न्यायिक सदस्य या तो सर्वोच्च न्यायालय का पूर्व न्यायाधीश या किसी उच्च न्यायालय का पूर्व मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए। गैर न्यायिक सदस्य असंदिग्ध सत्यनिष्ठा और प्रकांड योग्यता का प्रख्यात व्यक्ति जिसके पास भ्रष्टाचार विरोधी नीति, सार्वजनिक प्रशासन, सतर्कता, वित्त, बीमा और बैंकिंग, कानून और प्रबंधन में न्यूनतम 25 वर्षों का विशिष्ट ज्ञान और अनुभव होना चाहिए। लोकपाल संस्था के चेयरपर्सन और सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक होता है। सदस्यों की नियुक्ति चयन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति करते हैं। चयन समिति प्रधानमंत्री जो कि चेयरपर्सन होते हैं, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा में विपक्ष के नेता, भारत के मुख्य न्यायाधीश या उसके द्वारा नामित कोई न्यायाधीश और प्रख्यात न्यायविद से मिलकर गठित होती है। यानी कि एक चयन समिति बनाई जाती है जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा के विपक्ष के नेता, भारत के मुख्य न्यायाधीश या उसके द्वारा नामित कोई न्यायाधीश होते हैं। लोकपाल और सदस्यों के चुनाव के लिए चयन समिति कम से कम 8 व्यक्तियों का एक सर्च पैनल यानी कि खोजबीन समिति गठित करती है। लोकपाल अधिनियम 2013 के अधीन कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग उन अभ्यर्थियों की एक सूची बनाता है जो लोकपाल संस्था का चेयरपर्सन या सदस्य बनने को इच्छुक हो। इसके बाद यह सूची उन प्रस्तावित 8 सदस्यीय खोजबीन समिति के पास जाती है जो नामों को शॉर्टलिस्ट करते हैं और प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। चयन समिति खोजबीन समिति द्वारा सुझाए गए नामों में से नाम भी चुन सकती है और नहीं भी चुन सकती है। अब हम लोकपाल का क्षेत्राधिकार और शक्तियों को देखते हैं। लोकपाल के क्षेत्राधिकार में प्रधानमंत्री, मंत्री, संसद सदस्य समूह A, B, C, D और अधिकारी और केंद्र सरकार के सभी अधिकारी शामिल होते हैं।
लोकपाल का प्रधानमंत्री पर क्षेत्राधिकार केवल भ्रष्टाचार के उन आरोपों तक सीमित रहता है जो कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, सुरक्षा, लोक व्यवस्था, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष से संबद्ध नहीं हो। अगर संसद में कही गई कोई बात होती है या वोट दिया जाता तो इस मामले में मंत्रियों या सांसदों पर लोकपाल का क्षेत्राधिकार नहीं होता है। लोकपाल के क्षेत्राधिकार में वे व्यक्ति भी शामिल हैं जो ऐसे निकाय, समिति के निर्देशक हैं, प्रबंधक हैं, प्रभारी निर्देशक हैं जो केंद्रीय कानून द्वारा स्थापित हों या किसी अन्य संस्था का जो केंद्रीय सरकार द्वारा वित्त पोषित या नियंत्रित हो, और कोई अन्य व्यक्ति जिसे घूस देने या लेने में सहयोग जिसने दिया हो। लोकपाल का ये जो अधिनियम है यह आदेश देता है कि सभी लोक सेवक अपनी और अपने आश्रितों की परिसंपत्तियों और देवताओं को प्रस्तुत करें। लोकपाल के पास सीबीआई की जांच करने और उसे निर्देश देने का अधिकार है। यदि लोकपाल ने कोई मामला सीबीआई को सौंपा है तो बिना लोकपाल की अनुमति के ऐसे मामले की जांच अधिकारी नहीं कर सकते हैं। कुछ सीमाएं भी होती हैं लोकपाल संस्था की, जैसे लोकपाल संस्था भारत की प्रशासनिक संरचना में भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई में बेहद जरूरी परिवर्तन ला सकती हैं, लेकिन साथ साथ इसकी कुछ खामियां हैं जिन्हें दुरुस्त किए जाने की बहुत ज़रूरत है। संसद द्वारा लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 पारित होने के 5 वर्ष बाद किसी तरह से लोकपाल की नियुक्ति हो पाई, जो कि राजनीतिक इच्छा शक्ति में कमी का ही संकेत है। लोकपाल अधिनियम में राज्यों से भी इसके लागू होने के 1 साल के भीतर लोकायुक्त नियुक्त करने के लिए कहा गया है, किंतु अभी तक केवल 16 राज्यों ने लोकायुक्त की स्थापना की है। लोकपाल राजनीतिक प्रभाव से भी मुक्त नहीं होता है, क्योंकि स्वयं नियुक्त समिति राजनीतिक दलों के सदस्यों से यह गठित होता है। लोकपाल की नियुक्ति में एक प्रकार से चालाकी भी की जा सकती है, क्योंकि यह निर्धारित करने का कोई मापदंड नहीं है कि कौन व्यक्ति प्रख्यात न्यायविद होगा या सत्यनिष्ठा से प्राप्त व्यक्ति होगा। वर्ष 2013 का जो यह अधिनियम है यह भी कोई ज़्यादा सुरक्षा नहीं देता। अगर यदि आरोपी व्यक्ति निर्दोष पाया जाए तो शिकायतकर्ता के विरुद्ध जांच कैसे शुरू की जाए, इसका कोई प्रावधान नहीं है। इन कमियों को दूर करने के लिए कुछ सुझाव भी दिए गए हैं, जैसे भ्रष्टाचार की समस्या से निपटने के लिए मानव शक्ति की उपलब्धता और कार्यात्मक स्वतंत्रता, दोनों ही मामलों में इस संस्था को मजबूत किया जाए। स्वयं को सार्वजनिक जांच का विषय बनाने के लिए इच्छुक एक अच्छे नेतृत्व के साथ साथ इसमें पारदर्शिता हो, अधिक सूचना का अधिकार प्राप्त हो और नागरिकों और नागरिक समूहों के सशक्तिकरण की आवश्यकता हो। यह भी कहा जाता है कि लोकपाल की नियुक्ति स्वयं में ही पर्याप्त नहीं है। सरकार को उन मुद्दों को भी हल करना चाहिए जिनके आधार पर लोग लोकपाल की मांग करते हैं। मात्र जांच एजेंसियों की संख्या में बढ़ोतरी करना सरकार के आकार में तो वृद्धि कर देती है, किंतु यह आवश्यक नहीं है कि इससे प्रशासनिक कार्यों में भी सुधार हो। इसके अलावा लोकपाल और लोकायुक्त उनसे वित्तीय, प्रशासनिक और कानूनी रूप से स्वतंत्र होने चाहिए जिनकी जांच और जिन्हें दंडित करने के लिए उन्हें कहा जाता है। लोकपाल और लोकायुक्त की नियुक्तियां पारदर्शिता से होनी चाहिए ताकि गलत प्रकार के लोग इसमें नहीं आ सकें। इस प्रकार लोकपाल और लोकायुक्त में बहुत सारी सुधार की आवश्यकता है। और वर्तमान अगर हम लोकपाल संस्था की स्थिति को देखेंगे तो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली चयन समिति ने इसी वर्ष मार्च के मध्य में अपना कार्यकाल समाप्त होने से कुछ ही दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष का चयन देश के पहले लोकपाल के लिए किया था, जिसे राष्ट्रपति ने विधिवत मंजूरी भी दी थी। लोकपाल में अध्यक्ष के अलावा 4 न्यायिक और 4 गैर न्यायिक सदस्य भी नियुक्त किए गए थे। न्यायिक सदस्यों में जस्टिस दिलीप बी भोसले, जस्टिस प्रदीप कुमार मोहंती, जस्टिस अभिलाषा कुमारी और जस्टिस अजय कुमार त्रिपाठी थे। इसके साथ ही एसएसबी की पूर्व प्रमुख अर्चना रामसुंदरम और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्य सचिव दिनेश कुमार जैन और महेंद्र सिंह और इंद्रजीत प्रसाद गौतम को गैर न्यायिक सदस्य बनाया गया था। इसके साथ ही देश में लोकपाल की संस्था अस्तित्व में आई थी। इस प्रकार आज के इस पूरे व्याख्यान में मैंने आपको यह बताने की चेष्टा की है कि भ्रष्टाचार के निवारण में लोकपाल और लोकायुक्त एक सर्वश्रेष्ठ संस्था है।
हालांकि हमारे यहाँ लोकपाल विधेयक बार बार बनते रहे और बहुत ही कारगर रूप में कायम नहीं हो सके और उन्होंने बहुत कारगर रूप में अपने अस्तित्व को नहीं बरकरार रखा। फिर भी अगर हम यह चाहें कि लोकपाल विधेयक को फिर से पुनः इस ढंग से स्थापित किया जाए कि भ्रष्टाचार की समस्या हमारे देश में न रहे, तो उसके लिए यह एक बहुत ही उपयुक्त संस्था है। इसके साथ ही अगर प्रत्येक राज्य में भी लोकायुक्त की व्यवस्था हो तो राज्यों से भी भ्रष्टाचार की समस्या दूर हो सकती है और हमारा देश एक अच्छे प्रशासन की ओर अग्रसर हो सकता है। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि मेरे इस डिस्कशन से आपको लोकपाल और लोकायुक्त की भूमिका के विषय में समझ आया होगा। धन्यवाद।